रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट और दैट का प्रयोग बतला दिया है। आज मैं एज का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो एज एडवर्ब होता है, किंतु एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है बताने जा रहा हूँ। एज का प्रयोग, एज, यूज ऑफ एज, ऑफ एज। पहला, यदि एंटीसीडेंट ये कहा जाए, यदि पूर्वगामी शब्द से पहले द सेम का प्रयोग हो, सेम इसका हिंदी में अर्थ होता है वही। यदि पूर्वगामी शब्द से पहले, एंटीसीडेंट से पहले द सेम का प्रयोग हो तो रिलेटिव क्लॉज का प्रोनाउन, जो रिलेटिव क्लॉज का प्रोनाउन एज होता है, एज होता है। क्या बताया? यदि पुरोगामी एंटीसीडेंट शब्द से पहले द सेम का प्रयोग हो तो रिलेटिव क्लॉज का प्रोनाउन, मतलब जहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन शुरू होता है उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, जो सेंटेंस बनता है, ठीक, का प्रोनाउन एज होता है। जैसे दिस इज द सेम बॉय, इसके बाद हेल्प्ड मी। क्या देखा? दिस इज द सेम बॉय हेल्प्ड मी। बॉय के अनुसार तो हम हु भी लिख सकते थे, किंतु ये पुरोगामी शब्द, ये नाउन है, ये क्या है? पुरोगामी शब्द, पुरोगामी जो कि नाउन है। नाउन ये प्रोनाउन होता है, ठीक, से पहले द सेम का प्रयोग है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा है? हु नहीं, एज लगाना है। एज हेल्प्ड मी, हु के स्थान पर है। एज के बाद तुरंत जो है हमारा वर्ब का प्रयोग हुआ है, जैसे हु होता है। ये एज नहीं रहता, सेम नहीं रहता तो हम ये क्या लिखते? यहाँ हु लिखते, ठीक। उसी प्रकार व्हिच के स्थान पर भी, उसके स्थान पर व्हिच का भी स्थान होता है, ये है, और व्हिच का भी होता है। जैसे दूसरा बात करते हैं, दिस इज द सेम बुक एज योर्स। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सेम बुक एज, ये पुरोगामी शब्द नाउन है, इसके पहले द सेम है, ठीक। एज है, एज के बाद हमारा योर्स लिखा है। दिस इज द सेम बुक एज योर्स, इसका मतलब यह वही किताब है जैसे तुम्हारी। मतलब इसका यहाँ सेम का अर्थ एज, द सेम एज। हम यहाँ जो बॉय के बाद यहाँ हम दैट भी लिख सकते हैं, एज के स्थान पर दैट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह फुल वर्ब है। यहाँ वर्ब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ वर्ब छिपा हुआ है, यहाँ ईज होना चाहिए। दिस इज द सेम बुक एज योर्स, मतलब योर इज।
यह वही किताब है जैसे कि तुम्हारी। तो यहाँ सेम एज का अर्थ होता है, बता दें, द सेम एज, द सेम है और बीच में जो है हमारा नाउन है एज, का अर्थ होता है द सेम काइंड, द सेम काइंड ऑफ, एक ही प्रकार के। दिस इज द सेम बुक एज योर्स, यह वही किताब है एज जैसे कि तुम्हारी, अर्थात तुम्हारे किताब के ही की तरह यह भी किताब है। इसका मतलब तुम्हारे शर्ट की तरह, तुम्हारे कमीज की तरह यह भी कमीज है, जो भी होगा। तो ये मैं कहा कि यहाँ बुक के अनुसार यहाँ लगता व्हिच लगता, यहाँ लगा है एज या दैट भी लग सकता है क्योंकि यह फुल वर्ब है। और यहाँ असली तो यही नियम है कि सेम पुरोगामी सबसे पहले सेम हो और उसके बाद वर्ब जो है अस्पष्ट हो, मतलब छिपा हुआ हो, हिडन हो, तो वहाँ एज का प्रयोग होता है। और उस दशा में जहाँ वर्ब जो है अस्पष्ट हो, क्लियर दिखाई दे रहा हो, वहाँ दैट का प्रयोग होना चाहिए। किंतु द सेम पुरोगामी शब्द से पहले द सेम का प्रयोग है तो एज का प्रयोग आराम से किया जा सकता है, ये नियम है। ठीक। और मैं कहा एज की जगह बुक देकर हम व्हिच लिखते हैं, लेकिन व्हिच क्या होता है, गलत होता है, ये ऐसे ही है। तो इसका मतलब कि हु और व्हिच दोनों के स्थान पर एज का प्रयोग हुआ है। यहाँ द सेम का मतलब हुआ है द सेम, उसके बाद एज है द सेम काइंड ऑफ, एक ही प्रकार के। ठीक। और वहाँ दैट लिखते हैं तो यही होगा वन एंड द सेम, केवल मात्र एक। दिस इज द सेम बॉय, वह वही लड़का है जिसने मेरी सहायता किया था, मतलब वही लड़का सहायता किया था। यहाँ क्या है, दिस इज द सेम बुक एज योर्स, मतलब एक ही प्रकार के, यहाँ एक ही प्रकार के हो रहा है। यहाँ जो है ये फुल वर्ब है, ये पूरा वर्ब का रूप है, ये इसको क्या है, अस्पष्ट वर्ब है, क्लियर वर्ब, इसको क्या कह सकते हैं, अस्पष्ट वर्ब है। अस्पष्ट वर्ब है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सेम बॉय एज हेल्प्ड मी, या दैट हेल्प्ड मी, या वही लड़का है क्या जिसने मेरी सहायता किया था, मात्र वही लड़का सहायता किया था। यहाँ क्या है, दिस इज द सेम बॉय सेम बुक एज योर्स, मतलब इज, योर इज, इसका मतलब दे सेम मतलब द सेम काइंड ऑफ, दिस इज द सेम बुक एज योर्स। कहने का मतलब हम यदि ये बुक है, बॉय है और यहाँ बुक है, उनसे पहले द सेम का प्रयोग किया गया है तो हमें एज का प्रयोग करना है। ये क्लियर, पहला रूल समाप्त। और दूसरी बात आते हैं, अब सेम के बारे में बता दिया और हम सच के बारे में बता रहे हैं। यदि पुरोगामी शब्द से पहले सच का प्रयोग है तो रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है। यदि पुरोगामी शब्द से पहले सच का प्रयोग है, यदि पूर्वगामी शब्द से पहले सच का प्रयोग है या सच आया है, यदि पुरोगामी शब्द से पहले सच का प्रयोग है तो आने वाला, या ये कहें रिलेटिव क्लॉज का प्रोनाउन एज होता है। रिलेटिव क्लॉज से शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं तो आने वाला प्रोनाउन है तो उसके बाद मतलब प्रोनाउन बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है। कहने का मतलब यही है, सच और द सेम के बाद एज होता है। अब बात करते हैं सी इज सच एन वोमेन एज आई
expected. She is such an woman as I expected. इसमें है सी सच एन वोमेन, यहाँ वैसी ही या वैसा ही। सच का मतलब होता है वैसा या वैसी या इतना, ठीक। तो सी सच एन वोमन, वह वही वैसी ही एक औरत है एज आई एक्सपेक्टेड, जिसका कि मैंने आशा किया था, एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ सच को देखकर वोमेन से पहले हमारा क्या है, सी सच ए वोमेन या सी सच वोमेन, ये भी कह सकते हैं कि सी सच एन वोमेन एज आई एक्सपेक्टेड। तो एज के बाद एज जो है यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, यही रिलेटिव क्लॉज है। क्या है, इसको हम रिलेटिव क्लॉज कर ली दे, रिलेटिव क्लॉज है। तो इसका ये भी नियम है, यदि रिलेटिव क्लॉज से पहले पुरोगामी शब्द है तो रिलेटिव क्लॉज से पहले आने वाला पुरोगामी शब्द से पहले सच का प्रयोग है या द सेम का प्रयोग है, मैं बताया था इसको पहले। तो उसके बाद वो जो रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एज होता है। एज के बाद यहाँ आई का प्रयोग किया गया अर्थात सब्जेक्ट है। ये जो है इसमें आई का जो है जो या जिसको के स्थान पर जिसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में एज है। क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में। सी सच एन वोमेन एज आई एक्सपेक्टेड, जिसको मैंने आशा किया था, ठीक। अब लेते हैं दूसरा, दोज बुक्स आर नॉट सच, दोज बुक्स आर नॉट सच एज यू का एज, चलो एज ही रेड पास्ट में है। दो जो बुक्स आर नॉट सच एज ही रीड, वे किताबें वैसी नहीं हैं जैसे कि ही रीड, वह पढ़ा था। रीड तो ही रीड। दो जो बुक्स आर नॉट सच, सच है ये हमारा क्लॉज जो है, इसमें यहाँ से यहाँ तक हमारा रिलेटिव क्लॉज है। इसके पहले जो है दूज बुक्स आर नॉट सच एज ही क्या, एज ही रीड, जैसे कि वह पढ़ा था। अब देखिए, अब जो है बता दिया। अब मैं बात करता हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि सच के बाद जो है नाउन है, सच के बाद नाउन है। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यदि सच प्लस ए या एन प्लस नाउन तो हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो तो उसके बाद एज का प्रयोग होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, शी इज सच एन इंटेलिजेंट वोमेन, इसको भी लिख सकते हैं एज आई एक्सपेक्टेड या एज आई थॉट, एज आई थॉट, ठीक है। सी इज सच, सी इज सच। मैं कहा कि यदि सच के बाद ए या एन प्लस एडजेक्टिव हो तो उसके बाद एज का प्रयोग होता है। सी इज सच एन इंटेलिजेंट वोमेन एज आई थॉट, जैसे मैं सोचा था, ठीक। सी इज सच एन इंटेलिजेंट, तो सच क्या है, सच के बाद जो है एन है, देख ही रहे हैं, आई इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्या है, ये हमारा नाउन है। यहाँ सच एन
प्लस एप या एन प्लस एडजेक्टिव, और उसके बाद तो नाउन होना ही होना है, जब पूर्वगामी शब्द है तो नाउन हो तो ठीक। तो उसके बाद एज का प्रयोग होता है, सी इज सच एन इंटेलिजेंट वोमैन एज आई थॉट। अब आगे बात करते हैं फोर्थ रूल। यदि सच से पहले रिलेटिव एडवर्ब या कहें एडवर्ब एज का प्रयोग हो, एडवर्ब बताते हैं कि एडवर्ब एज भी होता है, एज का प्रयोग हो तो बाद में आने वाला, उसके सच या हाँ सच के बाद आने वाला या सच के बाद जो है आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वह भी एज ही होता है। यदि 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 एडवर्ब एज का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये पूर्वगामी शब्द, या ये कहें कि पूर्वगामी शब्द से पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से पहले एज का प्रयोग हो, मतलब एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब है, यदि एडवर्ब एज का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ हो तो बाद में आने वाला या रिलेटिव क्लाज में आने वाला, बाद में आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है। जैसे he earned as much money as he could। ठीक, he earned as much money, he earned as क्या है, एज ये एडवर्ब है, मच जो है मच मैंने ज़्यादा होता है, मनी नाउन है, मनी यूँ ही यहाँ को लिख देते हैं। ठीक, ही अर्नड एज मच मनी एज, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ से यहाँ तक ये रिलेटिव क्या है, क्लाज है, रिलेटिव क्लाज, रिलेटिव क्लाज। यहाँ रिलेटिव क्लाज का रिलेटिव प्रोनाउन एज है, कब, जब यहाँ क्या है, ये एज, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद ये जानते हैं कि नाउन है मनी, अनकाउंटेबल नाउन मनी। ठीक, कहने का मतलब क्या बताया, यदि एडवर्ब एज का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ हो एज, तो बाद में आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है। ही अर्नड एज मच मनी एज ही कूड, सेंटेंस मिलता भी है, तो ये हमें पता नहीं चलता क्या, ये तो एडवर्ब होता है और ये इस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। कहने का मतलब एडवर्ब जो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या करता है, विशेषता बतलाता है। तो यहाँ मच का विशेषता एज मच में बहुत ज़्यादा, ही अर्नड एज मच मनी, वह बहुत ज़्यादा धन कमाया, एज ही कुड, जैसे वह कर सकता था, एज जिसे वह कर सकता था, ही कुड। तो इस प्रकार मैंने बताया कि सेम या सच पूर्वगामी शब्द के पहले हैं तो उनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है। और मैं बात करता हूँ, ये तो बता दिया, और बात करता हूँ बट का। एक बट भी है, बट मतलब होता है लेकिन, तो जब लेकिन होता है तो वहाँ वह कंजक्शन होता है। ठीक,
किंतु रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी बता दूं, बट एज रिलेटिव प्रोनाउन, या ये कहे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट का प्रयोग, या ये कहे यूज ऑफ बट एज रिलेटिव प्रोनाउन, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए एज आ गया, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंसेज बहुत मिलता है। रिलेटिव प्रोनाउन बट क्या है? बट तो भाई हम जानते हैं कंजक्शन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बीच के काम करता है। बट जो है क्या है? निगेटिव सेंस रखता है, यह है कि निगेटिव वर्ड है। तो इसमें है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कहीं नहीं हो, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब बट का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ निगेटिव होता है। इसका अर्थ मीनिंग, अर्थ निगेटिव वर्ड की तरह होता है, बट का मतलब होता है हु और ये नाट या व्हिच नाट। कहने का मतलब हु नाट, बीच में हमारा वर्ड रहता है आ व्हिच नाट के रूप में बट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, देयर वाज नो वन बट सा हर। देयर वाज नो वन बट सा हर क्या है? देयर वाज नो वन बट सा हर, इसका मतलब कोई नहीं था जिसने उसे नहीं देखा। इधर भी नहीं है, देयर वाज नो वन, कोई नहीं था, बट साहर, यहाँ बट का मतलब है, बट साहर, यहाँ से ले बट साहर मीन्स होगा डिड नॉट साहर, डिड नॉट सी का सी हो जाएगा हर। देयर वाज नो वन, कोई नहीं था, यह भी नेगेटिव होता है। बट के मतलब बट साहर, लेकिन उसे देखा ये नहीं। बट मतलब डिड नॉट सी हर, डिड नॉट सी हर, इसका मतलब कि यहाँ हु डिड नॉट, यहाँ बट का मतलब उसमें हु भी छिपा है। देयर वाज नो वन हु डिड नॉट सा हर, तो यहाँ क्या होगा? हु। ठीक, यहाँ हु भी छिपा है, उसके बाद नाट भी है, देख रहे हैं, हु नाट, वही बीच में डिड है, डज है, जैसा सेंटेंस रहेगा, इज है तो डज होगा या डू होगा, जो जैसे सेंटेंस के अनुसार। तो देयर वाज नो वन बट साहर हु नाट, व्हिच नाट। ठीक है, तो कहने का मतलब दे हु डिड नॉट सी हर, ये हो गया कि बट जो है क्या रखता है? निगेटिव वर्ड की तरह होता है। इसमें बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट का प्रयोग क्या होता है? जब बट का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ निगेटिव वर्ड की तरह होता है। जैसे निगेटिव वर्ड है, बट का मतलब क्या हुआ? हु डिड नॉट सी, बट सा डू डिड नॉट सी, देख रहे हैं, इसका अर्थ है डू हु नॉट या व्हिच नॉट। इसमें है देयर वाज नो वन बट साहर, इसका मतलब कि देयर वाज नो वन हु डिड नॉट सी हर, कोई नहीं था जिसने उसे नहीं देखा। इसका अर्थ होगा देयर वाज नो वन, कोई नहीं था
हु डिड नॉट सी हर, जिसने उसे नहीं देखा। ठीक है। इस प्रकार मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का जितने थे भाग, कौन कौन, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट और लास्ट में एज का प्रयोग मैंने बता दिया। उसमें बट का भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कुछ यूज होता है, उसके भी बारे में बतला दिया। अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंसेज में कैसे यूज होता है उसको बतलाना है। अब तो मैंने बता दिया कि जितने थे सेपरेटली सभी को बता दिया। अब हमें इस तरह बताना है कि कैसे सेंटेंसेज में इनकरेक्ट दिया रहता है उसे करेक्ट करते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा।